हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। आज हम लोग जो रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो सीरीज चलता आ रहा है उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस तक कंप्लीट कर लिया है। गैमेटोजेनेसिस में आपने दो अलग अलग देखे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। आपने स्पर्म का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन दोनों देख लिया। बेटा वहाँ पर जो एक चीज़ छूट गई है ना हमसे, वो क्या है ना, वो हमारा है कि कौन से हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे आपने ये देख लिया कि वहाँ पर कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, देख लिया बेटा। ठीक है, पाथवे कहीं ना कहीं आपने वहां पर कवर कर लिया है, पाथवेज कवर कर लिया है। ठीक है, तो जो रह गया है पार्ट वो है कि अच्छा अगर ये हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं कि अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एज वेल एज फीमेल क्या कर रहा है, एग्स और स्पर्म को रिलीज कर रहा है। ठीक है, स्पर्म और एग को रिलीज कर रहा है, तो क्या ऐसी कंडीशन रही होगी बॉडी में कि यस बॉडी इज रेडी टू रिलीज द स्पर्म एंड एग, मेल और फीमेल गैमेट बनाना बॉडी स्टार्ट कर दे, या फिर ऐसा कौन सा कंडीशन आएगा, या एक हम हार्मोन वर्ड जानते हो ना, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ आर बॉडी। हमारे बॉडी का केमिकल मैसेंजर्स कौन है बेटा, हार्मोन है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हार्मोन जो है हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अच्छा जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, कह लो कि हाँ वाइटल प्रोसेस है, जो कि रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी ये है प्रोसीजर कि गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स और ये सारे केमिकल मैसेंजर्स पार्ट लेते होंगे। तो उन सारे हार्मोन्स के बारे में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दोज हार्मोन्स जिसकी वजह से गैमेटोजेनेसिस हो पा रहा है और हेल्दी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर आगे बात करें, इंसेमिनेशन की बात करें, दैट इज गैमेट ट्रांसफर की बात करें, तो देयर आर ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब हम गैमेट ट्रांसफर से पहले गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, उस वक्त देयर आर वेरियस हार्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो हम दोनों को एक पार्ट वाइज पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आ जाओ। ठीक है, यहाँ आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर तुम देख लो बेटा कि जो भी गैमेटोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं, मेल में पढ़ रहे हो या फीमेल में पढ़ रहे हो, ठीक है, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल, किसी में भी पढ़ रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, इसमें जो है अगर हम मेजरली देखें तो पिट्यूटरी के हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। जिसे मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। ठीक है बेटा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी का हार्मोन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के हार्मोन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, These are three glands, यहाँ पर 3 ग्लैंड्स है बेटा, जिसके सिक्रीशन की वजह से, जिसके हार्मोन की वजह से गैमेटोजेनेसिस कहीं ना कहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी वाइटल है, मतलब कि ये जो तीनों मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देखो मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस या ओवरी नहीं लिखा है। रीजन बिहाइंड दिस कि हम यहाँ पर कलेक्टिवली देखने जा रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन का रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन सेम होगा इन मेल और फीमेल, यहाँ पर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन सेम होगा। ओके, थोड़ा सा जो चेंज आता है बेटा वो कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है अलग अलग भी देख लेंगे एक बार। अभी तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं एक चीज़ यहाँ पर और कि मैं हार्मोन्स के नाम के साथ साथ उनका एक्शन भी बताऊंगी कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक हार्मोन की बात करते हैं या ग्लैंड की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस ले लो बेटा, हाइपोथैलेमस, चलो हाइपोथैलेमस नहीं, पिट्यूटरी ले लो, पिट्यूटरी ज़्यादा आप लोगों के लिए मास्टर ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी को ले लेते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स के लिए ये सिक्रीशन
सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि पिट्यूटरी जो है रिलीज कर रहा है क्या क्या रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। सुना होगा 11th में पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज कर रहा है, मान लो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी इज गोइंग टू रिलीज, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो ये तो ग्लैंड हो गया भैया, क्योंकि जो रिलीज करता है हार्मोन दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज ग्लैंड, दिस इज योर ग्लैंड, पिट्यूटरी इज ग्लैंड। व्हाट अबाउट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इज अ हार्मोन, जो केमिकल मैसेंजर जो मैंने बताया है, ग्रोथ हार्मोन तो वो है, बट इसमें एक और चीज खास बात आती है कि इस हार्मोन का टारगेट क्या है, टारगेट साइट क्या है, इस हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का टारगेट साइट क्या है, कहाँ एक्ट करेगा, टिप टू टो हम बात करते हैं, बालों में असर करेगा, स्किन पर असर करेगा, बोन में असर करेगा, मसल पे असर करेगा, ठीक है, नेल्स में असर करेगा, किडनी में असर करेगा, कहाँ, व्हाट इज द टारगेट साइट ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन इनसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी में हम बात करते हैं कि कौन सा वो टारगेट साइट है जिसपे ये ग्रोथ हार्मोन एक्ट करने वाला है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ ग्रोथ हार्मोन की बात छेड़ ही दी है, तो ग्रोथ हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन बोन, बोन और मसल पे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के साइज को इंक्रीज करने के लिए ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो कहीं ना कहीं बोन इज द टारगेट साइट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन है, या बोल लो कि गैमेटोजेनेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, उनका क्या साइट होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप अभी देखोगे कि मैं 5 से 6 7 हार्मोन का नाम लिखूंगी, लेकिन सबका टारगेट साइट अलग है, सबका टारगेट साइट क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। तो इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द टारगेट साइट ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन, क्योंकि आपको हार्मोन का नाम याद रहता है, कहाँ से रिलीज हुआ वो याद रहता है, बस आपको ये नहीं याद रहता है कि वो हार्मोन एक्ट किस पे करेगा, सुना तो है ये चीज़ बनता है, कहाँ एक्ट करेगा जो बनेगा, तो ये चीज़ ना आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूंगी, आपको समझाऊंगी, और आप जो है उसको मेंशन कर लेना बेटा, ओके। तो यहाँ पर इसको मैं कर रही हूँ इरेज, यहाँ पर चलो फिर से लिख दे रही हूँ, पिट्यूटरी, ओके। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, सबसे पहला, जैसे आप क्या बोल रहे हो, मैंने भी आपको बोला कि यस पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के नाम से बोलते हैं हम पिट्यूटरी को। लेकिन एक बात आपको सुन के और मतलब अमेजिंग लगेगा कि मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला एक और ग्लैंड है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। कायदे से हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हाइपोथैलेमस को प्रिंसिपल बोलना चाहिए, प्रिंसिपल बोलना चाहिए, ऑल्दो नहीं बोलते बेटा, लेकिन आपको बता रही हूँ मैं याद रखने के लिए, अगर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है तो हाइपोथैलेमस तो प्रिंसिपल ग्लैंड होना चाहिए, क्योंकि पिट्यूटरी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, हर ग्लैंड के फंक्शनिंग को, हर बॉडी पार्ट के फंक्शनिंग को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है। बट अगर पिट्यूटरी के फंक्शन को बोले, पिट्यूटरी के फंक्शन की हम बात करें, तो इट इज कंट्रोल्ड बाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके। तो यहाँ पर आ जाओ कि कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है क्या कर रहा है, कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि गैमेटोजेनेसिस करा रहा है, गैमेटोजेनेसिस करा रहा है। तो अगर मैं पिट्यूटरी की बात करूं बेटा, तो पिट्यूटरी जो है 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और FSH का नाम है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या देख रहे हो यहाँ पर, अच्छा पिट्यूटरी जो है 2 हार्मोन रिलीज कर रहा है, नेम क्या है दोनों का, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH, ठीक है, LH एंड FSH। LH इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक जो है तुम्हारा FSH दैट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, कहीं पे आपको वर्ड आता है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन, तो यहाँ पर ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। अब कहीं भी गोनेडोट्रोपिन वर्ड आपको सुनने के लिए मिले, इमीडिएटली आपको समझ जाना है कि यस
इट इज टॉकिंग अबाउट क्या, LH एंड FSH। बट ये गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी कब रिलीज करेगा? ये गोनाडोट्रोपिन जो हम LH और FSH की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों में होगा बेटा, मेल और फीमेल दोनों में। मैं बना दूं यहाँ पर, चलो यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो सिक्रीशन है इसका मेल एज वेल एज फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। LH मेल में भी रिलीज होगा, मेल के बॉडी में भी पिट्यूटरी रिलीज करेगा और फीमेल की भी बॉडी में पिट्यूटरी LH रिलीज करेगा, एज वेल एज FSH मेल की बॉडी में भी रिलीज होगा और फीमेल की बॉडी में भी रिलीज होगा। तो और हम इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर गोइंग टू रिलीज व्हाट, पिट्यूटरी क्या रिलीज करने वाला है, गोनाडोट्रोपिन। बट एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हेन विल पिट्यूटरी रिलीज गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी कब रिलीज करेगा? तो बेटा जब उसको हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा कि यस तुम जो है, तुम्हें मैंने परमिशन दे दी है कि तुमने क्या करना है, अब LH और FSH को रिलीज करना है। तो अब ये हाइपोथैलेमस सिग्नल कैसे देगा? अगेन बाय सम केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन से ही। तो यहाँ पर एक हार्मोन है दैट इज नोन एज GnRH, GnRH। अब GnRH का फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GN का मतलब गोनाडोट्रोपिन, मतलब कि जब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH को रिलीज करेगा, तो GnRH को कहाँ रिलीज करे? एक तो सबसे पहली बात देखो, ये सारी चीजें हैं एंडोक्राइन की बेटा, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको एक आ जा रहा है ये वर्ड, तो मुझे समझाना पड़ रहा है कि अगर हम पिट्यूटरी की बात करें, हाइपोथैलेमस की बात करें, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, या कोई भी ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें जो कि क्या बना रहा है, हार्मोन, तो वो हार्मोन कहाँ रिलीज होता है बेटा? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, ब्लड में वो रिलीज होता है, ब्लड में वो रिलीज होता है। इतना तो पता होगा, एंडोक्राइन का मतलब ही है ब्लड में रिलीज करता है, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड है ये सब, डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं है। दिस इज योर ग्लैंड, और ये ग्लैंड क्या कर रहा है? चारों तरफ अपने सिक्रीशंस को रिलीज कर दे रहा है, सिक्रीट आउट कर दे रहा है। तो आसपास के जो ब्लड कैपिलरीज जो उस ऑर्गन को या उस ग्लैंड को सराउंड किए हुए हैं, वो उन सारे हार्मोन्स को अपने अंदर, कैपिलरी अपने अंदर डिफ्यूज इन कर लेता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन ब्लड स्ट्रीम। तो हम यही मानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है वो कहाँ करता है? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जैसे मैंने बोला हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया GnRH, एंड GnRH कहाँ आ गया? ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब ब्लड स्ट्रीम, अब बताओ, एक मान लो कि ब्लड के जो सेल्स हैं, या मान लो 1 ml ब्लड जो हार्ट ने अभी पंप किया है, वो बॉडी के हर ऑर्गन को कहीं ना कहीं टच करता हुआ आएगा या नहीं आएगा? कोई सा भी ऑर्गन ऐसा होगा जहां पर वो ब्लड ना जाए? नो, ये नहीं पॉसिबल नहीं है बेटा, इम्पॉसिबल है। ब्लड बॉडी के हर पार्ट को जो है कहीं ना कहीं रोल ऑन करके आता है। तो ये ब्लड जो रिलीज किया गया है, ये ब्लड स्ट्रीम में जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया गया है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है? पिट्यूटरी के पास, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने बना दिया हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहाँ पर बना दिया मैंने पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। तो यहाँ ब्लड स्ट्रीम से रिलीज हुआ, और पिट्यूटरी तक वो ब्लड पहुंच गया, और ब्लड के थ्रू कौन पहुंच गया? GnRH पहुंच गया, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंच गया। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी को बोलेगा कि बेटा अब तुम क्या करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, ये सिग्नल आया है तुम्हारा हाइपोथैलेमस से, ओके। ये GnRH आएगा पिट्यूटरी के पास, बोलेगा अब तुम क्या करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करो, ठीक है। ये हार्मोन क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये किस चीज का सिग्नल देगा? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज कराने के लिए ये सिग्नल देगा। तो यहाँ पर पिट्यूटरी को जैसे ही सिग्नल मिलेगा हाइपोथैलेमस से, GnRH जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, ये पिट्यूटरी क्या करेगा? फटाफट से गोनाडोट्रोपिन रिलीज कराना स्टार्ट कर देगा। और गोनाडोट्रोपिन क्या होता है? आपका FSH एंड
LH, FSH एंड LH। तो देख लो बेटा कि LH रिलीज हो जाएगा और FSH रिलीज हो जाएगा। अब ये LH और FSH क्या करेंगे, अब ये LH और FSH एक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये LH और FSH कहाँ एक्ट करेंगे, दिस गोनाडोट्रोपिन is going to act on ovary and testis, ovary and टेस्टिस। अब ओवरी और टेस्टिस का अगर हम मेन हार्मोन की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि ओवरी और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिलीज hormones, it is going to release hormones, that's why testis and ovary is considered as endocrine gland as well as primary sex organ। दोनों वर्ड का मतलब होना चाहिए, क्यों हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, क्यों हम इसको एंडोक्राइन बोल रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा, ओवरी एंड टेस्टिस। तो अब फटाफट से बताओ कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन टेस्टिस रिलीज करता है, फटाफट से मुझे बता दो। टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन इज द हार्मोन सिक्रेटेड और रिलीज्ड बाय टेस्टिस इन मेल्स। मेल्स में टेस्टिस से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, टेस्टोस्टेरॉन। और साथ ही साथ अगर हम ओवरी की बात कर ले तो इट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है बेटा वो कहाँ से बन रहा है, ओवरी से। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट, ओके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से दो हार्मोन आप देख रहे हो, मतलब पर्टिकुलरली तो एक ही है, एक आपका मेल का कर लो, यहाँ पर कर लो मेल, साइन बना लो, दिस इज मेल हार्मोन एंड दिस इज फीमेल हार्मोन। तो ये क्या हो गया कि अब ये सिग्नल समझ में आ रहा है। अभी मैं बताऊंगी बेटा किस तरीके से LH कौन से सेल्स पे एक्ट करता है, क्या काम करवाता है, मेल में क्या काम करवाता है, फीमेल में, आई विल टेल यू लेटर। बट यहाँ पर एक आपको कह लो कि मोटा मोटी समझ में आया या नहीं कि किस तरीके से बॉडी के अंदर फंक्शनिंग चल रही है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करा रहा है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज गोइंग टू एक्ट ऑन पिट्यूटरी, देन पिट्यूटरी इज रिलीजिंग LH as well as FSH, and this LH and FSH, these gonadotropins are going to stimulate the ovary and testis for the release of estrogen and टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। मेल में टेस्टोस्टेरॉन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो काफी अच्छा सा पार्टीशन है, ठीक है। यहाँ पर तुमको बताएंगे हम कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में कौन कौन से हार्मोन और कैसे कैसे ये फंक्शनिंग काम करते हैं। एक जो एकदम बीच का जो ढांचा है बेटा, इसको चलो मैं यहाँ से ना आपको इरेज करके यहाँ पर एक ये बना देती हूँ। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है GnRH रिलीज होने वाला है। चलो यहाँ पे कर दो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होने वाला है, GnRH। GnRH विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी, okay, pituitary is going to release gonadotropins, okay, what are gonadotropins, LH and FSH, okay। इसके बाद आ जाओ, अब ये LH FSH क्या करेंगे, इसका दो फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन नहीं, दो तरफ कर लेते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो यहाँ पर पहले कर लो मेल की तरफ, कहाँ एक्ट करेगा, टेस्टिस पे एक्ट करेगा। टेस्टिस पे एक्ट करके क्या रिलीज कराएगा, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में ओवरी पर एक्ट करके सॉरी, यहाँ पर एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज कराया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपको मेल एंड फीमेल, दिस इज योर कंडीशन फॉर मेल एंड दिस इज द कंडीशन फॉर फीमेल। तो ये क्लियर रहना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले आ जाओ स्पर्मेटोजेनेसिस में।
स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर मेल का टेस्टिस का जब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, तो अगर याद हो बेटा, तो वहाँ पर आपको दो तरह के सेल्स मैंने बताए थे, दो तरह। एक तो जर्म सेल्स जो थे वो तो आगे चल के बनाने, वो तो स्पर्मेटोसाइट में, और स्पर्मेटोसाइट फर्दर आपके स्पर्मेटिड एंड स्पर्म बनाएंगे, उनकी बात नहीं कर रहे। अभी देखो, एक आपको बताया था लेडिग सेल्स। क्या था सेल्स का नाम, क्या था, फटाफट से आ जाओ, क्या बताया था बेटा, लेडिग सेल्स। और एक बताया था सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स होते तो बेटा जर्मिनल सेल्स भी हैं, होते इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल कोई लेडिक बोलता है, ठीक है। तो वहां पर सेल्स तो बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ पर दो सेल्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज लेडिग एंड सेकेंड वन इज सर्टोली। ये कॉमन है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, कॉमन है दोनों में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, मेल में भी और फीमेल में भी। बात हम यहाँ से करते हैं कि LH कहाँ एक्ट करेगा और FSH कहाँ एक्ट करेगा। तो मेल में अगर हम बात करें LH की, तो LH एक्ट करता है लेडिग सेल्स पे। LH विल एक्ट ऑन लेडिग सेल्स। वाई लेडिग सेल्स, वाई लेडिग सेल्स बेटा, LH जो पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, मेल में वो क्या होता है, लेडिग सेल्स पे एक्ट करता है। और लेडिग सेल्स पर जब LH एक्ट करता है तो वो रिलीज कराता है एंड्रोजन। एंड्रोजन, और एंड्रोजन्स का मतलब तो आप समझते होंगे, एंड्रोजन्स आर नथिंग बट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है बेटा ये, ठीक है। तो क्या हो गया, लेडिग सेल पर LH एक्ट किया और क्या रिलीज कराया, एंड्रोजन, ठीक है। अब सर्टोली सेल की बात करें तो सर्टोली सेल पर एक्ट करता है FSH। FSH सर्टोली सेल पे कौन एक्ट कर रहा है, FSH। और क्या करा रहा है, क्या करा रहा है, releases some factors responsible, लिख लो, या which supports spermatogenesis। अब देखो यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ, क्या बोला मैंने कि LH और FSH दो पिट्यूटरी के हार्मोन हैं जो कि पिट्यूटरी ने रिलीज किया है। अब LH क्या कर रहा है, मेल की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर बिल्कुल से फीमेल की तरफ नहीं झांकना है। अभी फीमेल की हम बात करेंगे, वहां पर LH FSH क्या कर रहा है। यहाँ आ जाओ, मेल में LH क्या कर रहा है, लेडिग सेल पे एक्ट कर रहा है, लेडिग सेल्स पे एक्ट कर रहा है। और लेडिग सेल्स पे जब एक्ट करता है, या हम बोले कि लेडिग सेल पे जब LH एक्ट करता है, तो दैट विल रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन्स रिलीज कराता है, दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अब आपको पता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन बनेगा या अगर ब्लड में टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा, तभी क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तभी बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं। टेस्टोस्टेरोन नहीं है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है। नेक्स्ट FSH था, एक और गोनेडोट्रोपिन, दैट इज FSH। FSH will act on Sertoli cells, और Sertoli cell will release some factor that is responsible for or that will support spermatogenesis। कौन से फैक्टर्स, एक क्वेश्चन आता है ना, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, जो ये सम फैक्टर्स लिखे हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो तो सर्टोली, अब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताऊं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या देखा था कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ था, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। स्पर्मेटोजेनेसिस जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, किस चीज का किसको बनाया था, स्पर्मेटिड को बनाया था। तो अगर ये स्पर्मेटिड बनाया तो स्पर्मेटिड तो इनकेपेबल ऑफ मूविंग, वो मूवमेंट नहीं कर सकता भाई, उसके पास कोई मूविंग अपेंडेजेस नहीं है, उसका वेट बिल्कुल बल्कि सेल की जैसे नॉर्मल सेल होता है उतने सेल का था। तो अब क्या होगा, याद है ट्रांसफॉर्मेशन या मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड बताया था मैंने, कहाँ हो रहा था, कहाँ हो रहा था बेटा, याद है किसी को, इस तरीके से बनाया था, सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स। और वो स्पर्मेटिड जो था, जो बन के अभी तैयार हुआ था, वो स्पर्मेटिड यहाँ आके सर्टोली सेल में एम्बेड हो जा रहा था। और सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके, सर्टोली सेल्स से न्यूट्रिशन लेके बेटा वो क्या हो रहा था, एक
स्पर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, स्पर्म में, टेल्ड स्पर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था। और जब ये टेल्ड स्पर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था, फिर ये क्या हो रहा था, वहाँ सर्टोली सेल को छोड़ रहा था और आप कह सकते हो कि लूमेन में रिलीज हो जा रहा था। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो दो, यहाँ पर जो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वही है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, जीएनआरएच से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पे एक्ट किया, पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स दैट आर एलएच एंड एफएसएच, एंड हाउ एलएच एंड एफएसएच इज एक्टिंग इन मेल। मेल में कैसे एलएच और एफएसएच एक्ट कर रहे हैं। एलएच इज एक्टिंग ऑन लेडिक सेल्स, रिलीज क्या करा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन इज मेन हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मेन। Okay, now FSH is going to act on Sertoli cell, and Sertoli cell is responsible for releasing some factors that supports spermatogenesis. Okay बेटा, अब यही चीज हमें क्या करना है, oogenesis में पढ़ना है। oogenesis में पढ़ना है बेटा, oogenesis में यहाँ पे देख लो। अब LH और FSH की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी LH की बात करें तो LH कहाँ एक्ट करता है, थीकल सेल्स। देखो अभी तो तुम्हारी एनसीईआरटी में इतने डेप्थ में नहीं दी हुई ये चीजें कि व्हाट इज थीकल सेल, बट मैंने आपको फॉलिकल समझाया था कि एक ऐसा फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो कि क्या लो कि सेवरल नंबर ऑफ सेल्स से क्या है, सराउंडेड है, ठीक है, दैट इज नोन एज फॉलिकल। तो अगर हम बात करें कि अच्छा, जो फॉलिकल की हमने बात की थी कि अगर मान लो ये फॉलिकल है और यहाँ पर सेल्स जो है, यहाँ पर सेल्स इन सेल्स से वो क्या है, सराउंडेड है, तो यहाँ पर दो तरह के सेल्स मिलते हैं बेटा। एक का नाम तो मैंने ले लिया था क्लास में, दैट इज ग्रेन्युलोसा। वो क्या था, ग्रेन्युलोसा सेल्स था, इसका तो नाम मैंने लिया था, मुझे याद है, वो क्या था, ग्रेन्युलोसा सेल्स था, वो मुझे याद है बेटा। और जो ग्रेन्युलोसा के बाहर की जो लेयरिंग होती है दैट इज थीकल सेल, थीकल सेल, और ये हो गया आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो यहाँ पर देखो, अब ये कहीं ना कहीं ये फॉलिकल है, और फॉलिकल के अंदर ही हमारा ओवम क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, हमारा ओवम फॉलिकल के अंदर रेस्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ये जो थीकल सेल है इस पर एक्ट करता है हमारा LH। फीमेल में भी ये सारी चीजें यहाँ तक हो रही है, गोनेडोट्रोपिन्स फीमेल में भी रिलीज हो रही है। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन LH और FSH फीमेल में रिलीज हो रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि LH जो है कहाँ एक्ट कर रहा है, थीकल सेल पे एक्ट कर रहा है। वहीं हम बात करें FSH की बात करें बेटा, तो जैसे FSH यहाँ पे सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहा था, यहाँ पर FS ग्रेन्युलोसा सेल पर एक्ट करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रेन्युलोसा सेल पर एक्ट करेगा, ग्रेनुलोसा सेल पर एक्ट करेगा। अब बेटा देखो इसका फंक्शन क्या है, काम कैसे करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम बाद में स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है आपके, इसलिए मैं भी आपको यहाँ पर चीज़ें डेप्थ में नहीं बताऊंगी। बट एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि जो LH है हार्मोन है, वो थीकल सेल पे एक्ट करके क्या रिलीज करवाता है, एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। कौन, LH। जो LH यहाँ पर रिलीज हुआ है इन द फॉर्म ऑफ गोनाडोट्रोपिन, दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन ओवरी, और ओवरी के भी कौन से सेल्स पे, थीकल सेल्स पे, और थीकल सेल इज गोइंग टू रिलीज एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। एंड व्हाट इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज मेन हार्मोन फॉर oogenesis। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज होने वाला हार्मोन है, या प्राइमरी सेक्स हार्मोन हम बोले, वो क्या है हमारा, वो क्या है, एस्ट्रोजन है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन रिलीज हो चुका है, और एस्ट्रोजन यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अगेन एक और फंक्शन अगर हम फीमेल में LH की देखें, दैट इज बेटा वो क्या है, वो है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। मैं सिर्फ ओव्यूलेशन लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब LH ही क्या करा रहा है, फीमेल्स में ओव्यूलेशन करा रहा है। व्हाट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज नथिंग बट रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। तो LH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, टू फंक्शंस, एक तो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस, एस्ट्रोजन बनाने के लिए, और दूसरा ओव्यूलेशन कराने के लिए, ठीक है, ओव्यूलेशन। अब FSH की बात कर लेते हैं बेटा। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला कि जब मैं oogenesis पढ़ा रही थी तो मैंने बोला कि जब मियोसिस 1 हो जाता है कंप्लीट, प्राइमरी स्पर्मेटो प्राइमरी oocyte है,
मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 करके उसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन से बना था, तो फर्स्ट जो पोलर बॉडी जो बना था उसके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं बचा, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हुआ, बेचारे पोलर बॉडी को जरा सा भी साइटोप्लाज्म नहीं मिला, दैट्स वाई उसका फर्दर रेगुलेशन नहीं हो पाया और वो डिजेनरेट हो गया। बट जो सेकेंडरी oocyte बना था मियोसिस 1 के बाद, प्राइमरी oocyte ने जो सेकेंडरी oocyte बनाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte सराउंड होता है ग्रेनुलोजा लेयर सेल के वेरियस लेयर्स से, ठीक है, लेयरिंग होती रहती है, बनता है प्राइमरी फॉलिकल और लेयरिंग होती है, सेकेंडरी फॉलिकल और लेयरिंग होती है बेटा, टर्शियरी फॉलिकल। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेयरिंग, उस पर जो सेकेंडरी oocyte है, मान लो ये सेकेंडरी oocyte का सेल है, इसके ऊपर जो ग्रेन्युलोजा सेल्स की लेयरिंग होती जा रही है और फॉलिकल जो बड़ा बनता जा रहा है, दैट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय योर FSH। मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, फॉलिकल फॉर्मेशन, फॉलिकल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन कराएगा। फॉलिकल का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन कौन करा रहा है, FSH। आई होप बेटा ये स्लाइड क्लियर है। एक बार से मैं फीमेल का और बता देती हूँ आपको, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कर दूं मैं फीमेल, ओके। तो तुम ऐसे हो ना, तुम कल को पूछोगे oogenesis हो किस में रहा है, पढ़ते तो हो नहीं, है ना, इतनी पतली NCERT है, उसको भी पढ़ते नहीं हो, निकाल के बैठे हो, अभी निकालो NCERT, अभी देखो उसमें क्या है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा बेटा NCERT से ज़्यादा बताया है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ पर आपको बताया कि oogenesis जो हो रहा है, oogenesis, अच्छा जो सबसे पहला जो यहाँ पर LH और FSH है कैसे एक्ट करेगा, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता था, दो बातें चलती थी ना पैरेलली, एक oocyte वाली बातें, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम वाली चीज़ें चल रही थी, और इधर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी दो बातें यहाँ पर पैरेलली चलती है। तो यहाँ पर जो LH और FSH है वो भी कहीं ना कहीं दोनों चीज़ पर एक्ट करेगा, एक तो एग पर एक्ट करेगा, दूसरा फॉलिकल बनाने में एक्ट करेगा, काम करेगा, कोई तो चाहिए ना उसके फंक्शनिंग के लिए। तो LH सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि थीकल सेल पे काम कर रहा है। थीकल सेल क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर थीकल सेल कौन सा था, जो हम सेकेंडरी oocyte की, दिस इज योर सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो ये जो हम सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं बेटा, सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी oocyte में अंदर की तरफ की सेल्स क्या हैं, अंदर की तरफ की सेल्स क्या हैं, ग्रेन्युलोजा सेल्स हैं। तो ग्रेन्युलोजा सेल्स पर अंदर की तरफ जो है वो ग्रेन्युलोजा सेल्स हैं, और उसके जो बाहर हैं वो येलो वाले, वो क्या है, सारे थीकल सेल्स हैं, ठीक है। तो थीकल सेल्स पर LH एक्ट कर रहा है और रिलीज करा रहा है, बाय द थीकल सेल क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करा रहा है। साथ ही साथ LH इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जो मैंने एक चीज़ और बताया था कि ये जो सेकेंडरी ओवम जो अंदर में रेस्ट कर रहा है, सेकेंडरी oocyte के अंदर जो ओवम रेस्ट कर रहा है, वो क्या होगा, बाहर कब आएगा, या मतलब उसको बाहर आना पड़ेगा ना, मतलब बाहर आने का ये मतलब है बेटा कि इसका M2 भी तो कंप्लीट करना है। अभी हम सिर्फ M1 की बात कर रहे हैं, जो सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ M1 ओनली। तो M2 भी तो कराना है, M2 कराएंगे तभी मियोसिस कंप्लीट होगा। तो M2 जब होगा, M2 जो कराएगा या M2 होगा तभी ओवम बनेगा, वरना ये सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। इसका जब M2 हो जाएगा तब ये क्या बनाएगा, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। तो ये जो ओवम बनाएगा बेटा, और इस ओवम का जो एक्सपल्शन होगा ओवरी से, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन, और ये भी कौन कराता है, LH। वहीं हम बात करें FSH की, तो FSH फीमेल में कहाँ एक्ट करता है, ग्रेनुलोजा सेल्स पर एक्ट करता है, और ग्रेनुलोजा सेल्स पर एक्ट करके क्या कराता है बताओ, फॉलिकल फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन का काम कराता है। फॉलिकल का फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी फॉलिकल बहुत छोटा होता है, ठीक है, एक लेयरिंग मान लो उस पर ग्रेनुलोजा की भी, सेकेंडरी पे 2 से 3 लेयरिंग हो गई, टर्शियरी पे 4 से 5 से 10 लेयर का ग्रेनुलोजा हो गया। ये काम कौन करवा रहा है, दैट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH। तो आई होप बेटा ये पूरी चीजें जो है, जो बोर्ड पर लिखी हुई है, आपको क्लियर होगी। दिस इज योर बेसिक पैटर्न जो दोनों में चलेगा, और यहाँ पर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से एस्ट्रोजन कैसे बन रहा है ये बताया। साथ ही साथ
FSH का मेल में क्या फंक्शन है और फीमेल में क्या फंक्शन है आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। FSH बोलने से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलने से क्या समझ आता है ना बेटा, बच्चों को एक मिसकॉन्सेप्शन बन जाती है कि फॉलिकल्स तो सिर्फ फीमेल में होते हैं। फॉलिकल जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, तो सिर्फ फीमेल में ही फंक्शन है क्या? नहीं बेटा, FSH का फंक्शन सर्टोली सेल्स के ऊपर है, जो कि क्या करा रहा है, कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे कह लो कि कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज कर रहा है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सारी चीजें रिलीज नहीं होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहीं ना कहीं आपका फेल हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीटली टेक प्लेस नहीं होगा। मान लो अगर स्पर्मेटिड बन गया और स्पर्मेटिड स्पर्म बनाया ही नहीं आगे जाके, क्या तुम उसको सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस बोलोगे? बोलो, बिल्कुल बोलोगे सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस? नहीं बोलोगे बेटा, नहीं होता वो। जब तक स्पर्म ना बन जाए, एक मैच्योर स्पर्म ना बन जाए, तब तक हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बोल सकते कि यस दिस इज सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस गोइंग इनसाइड, हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, नहीं बोल सकते। कंप्लीट जो सीरीज है एक गैमेटोजेनेसिस का, हमें वहां तक ले जाना है चीज़ों को। तो अगर मान लो कि सर्टोली सेल, जो बोला मैंने भी कि स्पर्मेटिड इज गोइंग टू एम्बेडेड इन सर्टोली सेल और वहां से न्यूट्रिशन लेके वो ट्रांसफॉर्म होता है, मैच्योर होता है, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस सही से हो रहा है, ठीक है, नहीं बोलेंगे। हेल्दी गैमीट जब तक नहीं बन रहा तब तक हम नहीं बोलेंगे बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। ओके, तो दीज फैक्टर्स आर इक्वली लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि वो क्या कराएगा, स्पर्मेटोसाइट फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। ओके, इसके बाद आ जाओ बेटा गैमेट्स। एक छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी छोटा टॉपिक होने वाला है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम में तो काफ़ी ये कह लो कि बहुत ही आने वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है ये कि आपसे पूछ लेगा कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म, तो आपको आना चाहिए। अगर आपसे बोल दिया कि बोल दिया मान लो कि ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एग, तो आपको आना चाहिए बेटा। जो आपकी NCERT बनाई में जो वो डायग्राम बनाई गई है वो आपको एटलीस्ट टिप पे होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने ये ऐड किया है। ओके, तो अगर यहाँ पर देखो सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है गैमेट्स, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को ये बताने की ज़रूरत होगी कि गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स क्या है? ये मेल गैमेट की बात करें, मेल गैमेट्स होंगे, और इधर मान लो फीमेल गैमेट की बात करें, ठीक है। तो मेल गैमेट क्या होने वाला है? मेल गैमेट की अगर हम बोल रहे हैं कि मेल गैमेट की बात कर रहा है तो इट इज नथिंग बट स्पर्म्स, ठीक है। और अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो एग। तो क्या मैम को इतना ही बताना था? इतना ही बताना था? चलो इधर आ जाओ, अब देखो क्या बताना था मुझे, अब देख लो यहाँ पे क्या बताना था। गैमेट बोलते हैं हम, आज तक गैमेट पढ़ते आए हैं, जर्म सेल्स पढ़ते आए हैं, या कोई भी सेल बोलते ही क्या होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि यस ये होगा सेल, एक न्यूक्लियस होगा भैया, बिल्कुल होगा, साइटोप्लाज्म होगा बिल्कुल होगा, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, और एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स इज सेल। यही जो है क्या है, सेल है। इतना ही समझते हो, सेल बोलते इतना ही चीज आता है ना मन में कि एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो होता तो बेटा बेसिक पैटर्न तो यही है, लेकिन आपको पता है कि सेल्स जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई करती है, अपने आप को मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल क्या करता है, सेल पहले बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन क्या किया होगा, चूंकि वो बैक्टीरिया का सेल है, उसका मूवमेंट कैसे होगा, उसके पास हाथ पैर विंग्स और जो भी कहते हैं फिन्स नहीं है मूव करने के लिए, तो वो क्या करता है, फ्लैजिला बना लेता है, फ्लैजिला, ठीक है। अगर फ्लैजिला नहीं बनाया तो सीलिया बना लेगा बॉडी के ऊपर। तो दीज आर मॉडिफिकेशंस, सेल्स में ये होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी पैटर्न जो है दैट इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज या कह लो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड लोकेशन क्या है, वो मॉडिफाई करता है। तो जस्ट ये एग्जांपल इसलिए लिया था बेटा बिकॉज हमारे जो स्पर्म सेल है दैट इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड सेल, दैट इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड सेल। कि गैमेट तो बन रहा है बिल्कुल इस तरीके से ही बन रहा है, जो मैंने स्पर्मेटिड की बात की थी वो बिल्कुल ऐसा ही था। तो फिर किस स्पर्म की हम बात कर रहे हैं जिसमें टेल है, हेड है, बताओ किस स्पर्म की हम बात कर रहे हैं,
तो यही बेटा क्या था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरेशन, जो सर्टोली सेल्स, इन सब की जो मैंने बात की है ना आपके प्रीवियस क्लासेस में, वो बस इसलिए था कि इससे क्या बना दे, ये जो गोल 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 मटोल सेल है बेटा, उससे हम ऐसा स्पर्म का स्ट्रक्चर बना दें। इसमें बहुत कुछ नया दिख रहा होगा, ये कहीं से भी आपको एक सेल नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी लगेगा। आज के बाद जब भी इसको देखोगे ये आपको एक ही सेल लगेगा। आ जाओ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं बेटा, यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ पर देख लो, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे पहला, दिस इज योर हेड। ये क्या है? हेड है। ये क्या है बेटा? हेड है। चलो इसको थोड़ा क्लीन लिख देते हैं। ये क्या है आपका? दिस इज योर हेड, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, यहां से लेके यहां तक, ये वाला, बिल्कुल ये वाला रीजन, ठीक है, दिस इज योर टेल, दिस इज योर टेल। और ये वाला जो रीजन है बेटा, बीच वाला रीजन, कहीं ना कहीं ये पूरा ही कर लो, ठीक है, पूरा। ये क्या है आपका? नेक। हेड, नेक और टेल, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, हेड जो है, हेड में क्या है, नेक में क्या है, टेल में क्या है। सबसे पहले अगर हम हेड की बात करें तो हेड में क्या है बेटा? हेड में क्या है? हेड देख लो, ये तुम्हारा मेन सेल, मान के चलो कि ये जो एक सेल का स्ट्रक्चर यहां बनाऊं मैं, ये मान लो एक सेल है, ठीक है, ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं हेड। मान लो ये हेड है। और इसी सेल का कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन है, इस तरीके से पतला सा एक्सटेंशन है बेटा, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? टेल। इसको हमने क्या नाम दे दिया? टेल। और यहां पर, चलो यहां से कर दो, और ये जो एक मिडिल जोन है, दैट इज नेम्ड हियर एज नेक। इसको क्या नाम दे दिया? नेक। और ये हो गया हेड। तो अभी देखो, दिस इज योर मेन सेल, जो सेल हम बोल रहे हैं कि सेल कैसे, ये एक सेल है, दिस इज योर मेन सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने येलो, ये जो लाइन आपको दिख रही है आउटलाइन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज योर न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। दिस इज योर नेक रीजन एंड दिस इज बेटा टेल। अब एक चीज मैं यहां पर बताऊं कि हेड पे एक कोनिकल सा यहां पे देख पा रहे हो, हेड पे एक क्या है? कोनिकल सा, ठीक है, कोनिकल सा प्रोजेक्शन है बेटा, ठीक है, यहां भी बना देंगे हम, कोनिकल सा एक प्रोजेक्शन बना देंगे। अकॉर्डिंग टू, क्या बोला? अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सेल इज गोइंग टू मॉडिफाई इटसेल्फ। तो यहां पर बना दिया कोनिकल सा फंक्शन। इसका क्या फंक्शन है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बेटा एक्सटेंड कर गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या है? रहेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर भी जो एक्सटेंशन हो रही है चीजों की, यहां पर भी जो एक्सटेंशन हो रही है बेटा, ये सारा जो है क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। ये नहीं कि इधर प्लाज्मा सेल, एक सेल को कंप्लीटली कौन कवर करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मॉडिफाई करके मान लो इसने टेल बना ही दिया, बट ये सेल का तो पार्ट है ना, तो पूरा ये जो पूरा सेल है, इट इज गोइंग टू कवर्ड विद व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा जो है ये क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पूरी तरफ ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहां पर मान लो ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला, यहां पर आ जाओ, दिस रीजन यहां पर, दिस इज नोन एज एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, व्हाट इज दिस? दिस इज योर न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस है। दिस इज योर नेक, ठीक है, नेक इज ऑल्सो नोन एज मिडिल पीस, मिडिल पीस, ओके, मिडिल पीस। और इसके बाद आ जाओ यहां पर क्या है? दिस इज योर टेल। तो एक बार से हम फटाफट से क्या करते हैं ना, फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, इसके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं कि किसमें किसका क्या फंक्शन है। यहाँ पर जो 4-5 स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया है, इसका क्या फंक्शन है, इसको एक बार से क्लियर कर लो बेटा, ठीक है। डायग्राम आई होप क्लियर होगा आपको, नहीं होगा तो बैक जाके आप फिर से जो है देख लेना कि क्या डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीजन हमें यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज हेड। क्या है? हेड है। हेड में भी जो दो चीज दिखाई दे रही है हमें, एक है एक्रोसोम, और दूसरा क्या है? दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस।
तो बेटा आप फटाफट से बताओ कि न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियस में होगा बेटा हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होगा न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम मतलब डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट मतलब जो मेल का ये जो स्पर्म सेल है, या जो हम कहें कि फादर का जो स्पर्म है उसका जो न्यूक्लियस है दैट इज कंटेनिंग डीएनए और दैट इज कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फादर। ठीक है, तो यहाँ न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, it is going to contain chromosome that is DNA content of the of father। अब इसके पहले हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्रोसोम के बारे में, जो आपको एक एपिकल प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलता है हेड के बिल्कुल ऊपर वाले रीजन में। एक्रोसोम, एक्रोसोम इज नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड सैक और बॉडी कह सकते हो। ठीक है, सेल बॉडी का फ्लूइड फिल्ड पार्ट है। अब ये फ्लूइड कौन सा है, दिस फ्लूइड इज योर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा हुआ है। ठीक है, अब ये मैं जब फर्टिलाइजेशन बताऊंगी उस वक्त आपको बताऊंगी कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स काम किस तरह करते हैं। ठीक है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारी चलो मैं बताती हूँ आपको बाद में। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके बाद आ जाओ बेटा, इसके बाद जो दिया हुआ है दैट इज योर नेक, हेड का रीजन हो गया कंप्लीट। नेक में हमें क्या मिलता है, नेक का जो रीजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी कहाँ बनती है, सेल के कौन से ऑर्गेनल जो है रेस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एनर्जी, इट इज बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो नेक रीजन है एनसीईआरटी में देखो, नेक रीजन जो है इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, अनएक्सपेक्टेड नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मिलते हैं। इतना छोटा सेल होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, फिर भी यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, स्पर्म जब मूव करके फीमेल बॉडी में जाता है और जब फीमेल बॉडी में एंटर करने के वक्त, मान लो फीमेल बॉडी में एंटर कर रहा है, जैसे ये बनाया यूट्रस वाला रीजन बना दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। ठीक है, तो यहाँ के बाद एंटर करने के बाद एम्पुला तक कैसे पहुँचेगा, खुद से बाय द हेल्प ऑफ दिस टेल, इस टेल की हेल्प से पहुँचेगा। बट इस टेल को एनर्जी कौन देगा, इट इज ड्रिवन आउट बाई माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी उनको मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पर क्या बनने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है, एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है विच हेल्प्स इन स्विमिंग, द स्पर्म इन फीमेल ट्रैक। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्विमिंग के लिए जो ये टेल हेल्प करता है, उस टेल को क्या चाहिए, एनर्जी, और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज जनरेटेड बाय नथिंग बट दीज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक रीजन इज कंप्लीटेड हियर। नाउ लास्ट वन इज टेल। ठीक है, टेल क्या कर रहा है, टेल का तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इट हेल्प्स इन स्विमिंग। क्यों स्विमिंग, क्यों, बिकॉज बेटा टेल जो है दैट इज योर व्हाट, लोकोमोटरी अपेंडेजेस में आते हैं टेल। ठीक है, तो ये लोकोमोशन परफॉर्म कराएंगे, कौन सा लोकोमोशन, स्विमिंग। आई होप बेटा यहाँ पर आपको ये जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। तो अगर आपको एग्जाम में लेबलिंग आता है तो आप ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, ये सब तो लेबल करोगे ही, आपको ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, दिस इज हेड पोर्शन, दिस इज नेक पोर्शन एंड दिस इज योर टेल पोर्शन। इस एक तरफ आप क्या करना है, हेड, नेक और टेल को लिख देना, और एक तरफ अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेल तो है ही, तो आप इस तरीके से लेबलिंग कर सकते हो। आई होप बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर सबको ही क्लियर होगा। स्पर्म के बारे में एक और पॉइंट जो आपको नोट करने हैं वो क्या है, वो ये है बेटा कि एक इंटरकोर्स में, ठीक है, एक इंटरकोर्स में अगर हम बात करें तो मेल क्या करते हैं, मेल 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म को रिलीज करते हैं, 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स
आर गोइंग टू रिलीज इन सिंगल इंटरकोर्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम बोले कि अगर स्पर्म की हम बात कर रहे हैं या हेल्दी बॉडी की बात कर रहे हैं, हेल्दी गैमीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका 60% ऑफ द स्पर्म हेल्दी होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, ठीक है। 60% ऑफ द 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म हेल्दी होने चाहिए। और जो ये 60% जो हेल्दी स्पर्म्स बचे हैं, इसके 40% को विगरस स्विमिंग मूवमेंट शो करने चाहिए। मतलब विगरसली इनको फीमेल ट्रैक में मूव करना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो क्या बताया, ये एनसीईआरटी का अलग से लाइन लिखती है बेटा स्पर्म का, जहाँ वो सारा ये बताती है ना इनके बारे में, पार्ट्स के बारे में, वहीं पे लिखती है कि वन इंटरकोर्स में मेल इज गोइंग टू रिलीज 200 to 300 millions of sperm in which 60% should must have healthy one, और उसके बाद उस 60% का 40% vigorous movement शो करना चाहिए in the female reproductive tract, फिर जाके कहीं fertilization होगा। इसके बाद आ जाओ, कहाँ है, इसके बाद आ जाओ बेटा लास्ट वन, दैट इज एग। इसके बारे में जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उस वक्त डेप्थ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो एनसीईआरटी आपको, जब एनसीईआरटी में जो डायग्राम है इसको बस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि एग का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा क्या है स्पर्म से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और जो मियोसिस 2 जो हमने पॉज करके रखा है उधर, वो भी कब होगा, कैसे होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम उसको भी वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको एग का डायग्राम आता है तो ऑब्वियसली आप यही वाला बनाओगे ना बेटा जो एनसीईआरटी में है। तो दीज आर तो स्पर्म्स, ये तो स्पर्म्स है, ठीक है, इसको कोई कंसिडर नहीं करेगा फीमेल गैमेट में। हम फीमेल गैमेट, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना पूरा स्ट्रक्चर, दिस वन, ये हम कहीं ना कहीं फीमेल गैमेट में हम इसको स्टडी करेंगे। अब क्या होता है, कैसे होता है, आ जाओ फटाफट से। यहाँ तो बहुत अच्छे से लिखा हो बेटा कि इसके अंदर क्या है, ओवम है, ओवम है। अब जो ये पिंक वाली लेयर दिख रही है, दिस पिंक वन, दिस इज योर पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है बेटा, दिस इज योर पेरीविटेलाइन स्पेस। इसके बाद जो ये जो पिंक वाले के बाहर की तरफ दिख रही है ग्रीन वन, दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा लेयर। जोना पेल्यूसिडा अगर याद हो तो जब मैंने बताया था सेकेंडरी oocyte, उस वक्त भी बताया था कि सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक जोना पेल्यूसिडा की एडिशनल लेयर हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहती ही है, यहाँ पर ही देख लो तुम, यहाँ पर देख लो बेटा कि यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, आ जाओ इधर। ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद जो पिंक वाली है दैट इज स्पेस, वो कोई लाइन नहीं है, वो क्या है, स्पेस है, ठीक है, खाली जगह है। और उसके बाद जो ये वाली लेयर आपको दिख रही है, दिस वन डार्क ग्रीन वाली, दिस इज एडिशनल मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट इज एडिशनल लेयर जो कि हमारे एग सेल को या सेकेंडरी oocyte को सराउंड किए हुए हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, दिस लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा लेयर। अब जो ये साइड में जो कुछ कॉर्निफाइड सेल्स टाइप के दिख रहे हैं, इरेगुलर शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं, दिस इज योर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है बेटा। तो एग सेल के बारे में बस एनसीईआरटी में इतना ही है। और अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एन एग सेल, ह्यूमन एग सेल, तो आप यही बनाओगे, ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ नहीं बनाना है। अब इसके आगे कि मैम अभी जो आपने बताया ग्रेनुलोजा और ये जो पेरीविटेलाइन स्पेस, ये जोना पेल्यूसिडा, ये कोरोना रेडिएटा, इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो फर्टिलाइजेशन का होगा, जब भी फर्टिलाइजेशन, आई थिंक नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन, हम जब भी पढ़ेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जो है एग सेल की बात करें तो आपको यही बनाना है, स्पर्म सेल की बात करें तो लास्ट जो मैंने अभी बताया था उसको बनाना है। फंक्शंस पूछते हैं बेटा, फंक्शंस आपको बताना है। उसके बाद जो आपको आज बताया कि गैमेटोजेनेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है या हार्मोन जो वो हार्मोन्स जो इन्वॉल्व हैं गैमेटोजेनेसिस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमने उसकी बात भी यहाँ पर कवर की है। फीमेल में बेटा क्या है, फीमेल में जो हार्मोन्स का कह लो, फीमेल्स में जो हार्मोन का सिक्रीशन है या हार्मोन्स का एक्शन है,
वो थोड़ा सा क्या है ना, मेल से अलग है, ठीक है। फीमेल में एक मेल से थोड़ा सा हार्मोनल एक्शन अलग है। तो हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम का एक लेक्चर होगा, उसमें हम लोग हार्मोन्स के एक्शंस वहाँ पर देखेंगे और किस किस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। और तब तक के लिए आपको पढ़ाई करो। बाय बाय एंड जय हिंद।